हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल वॉरियर जोन में। द ओनली चैनल ऑन यूट्यूब जो पूरी तरह से एसोसिएट है सिर्फ और सिर्फ डिफेंस की स्टडीज़ के लिए। जितने भी हमारे डिफेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे फिर वो CDS हो, चाहे वो FCAT हो, चाहे वो NDA हो, हम इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ डिफेंस की स्टडी ही करवाएंगे और किसी भी तरह का कोई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी यहाँ पे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिफेंस को मेन फोकस में लेके चलते हुए डिफेंस के प्रीवियस पेपर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, डिफेंस का ही हम यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करेंगे। और तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। मेरा नाम है जगजीवन और दोबारा से आपका स्वागत है वॉरियर जोन में। और हर रोज़ की तरह हम जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले वो है हमारी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते किसी भी एग्जाम के लिए। और वोकैबुलरी होना वैसे भी ज़िंदगी में ना कह लो एक अलग सी चीज़ आ जाती है आपके पास कि हाँ यार मेरे पास वोकैबुलरी है। बहुत कम लोग ही होते हैं जिनके पास वोकैबुलरी जिनकी अच्छी होती है, जिनके पास एक अच्छी वोकैबुलरी का भंडार होता है। ठीक है, तो ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है, वोकैबुलरी बहुत लोगों के पास नहीं होती। तो चलिए हम उन थोड़े से लोगों में शामिल होते हैं जिनके पास वोकैबुलरी भी होगी ज्ञान के साथ साथ। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस वर्ड्स हम करके आए थे, जो अपने पिछले लेक्चर्स में करके आए थे, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। ओके, द वेरी फर्स्ट वर्ड वी हैव अडहेयर। याद करो जरा क्या था ये अडहेयर। मैंने आपको किस तरह से ये वर्ड याद करवाया था, अगर आपको कुछ याद है। अडहेयर यानी कि अड़े रहना, किसी चीज़ के ऊपर अड़ जाना, अडहेयर। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि ये वो जिद्दी किस्म वाला वर्ड नहीं है कि जो जिद्दी होता है, स्टबर्न, वो नहीं है ये। अडहेयर का मतलब क्या था, किसी नियमों की पालना करनी। ठीक है ना, जैसे फॉलोअर्स होते हैं, जैसे रिलीजन को मानने वाले जो लोग होते हैं वो अपने सिद्धांतों पे अड़े होते हैं, उससे कहा जाता है अडहेयर। किसी चीज़ की पालना करनी, उसकी इन बिन पालना करनी, हूबहू पालना करनी, उसे कहते हैं अडहेयर। और उसी से बना हुआ हमारे पास एक और वर्ड था अडहेरेंट। देखो ऑलमोस्ट सारा वर्ड सेम है, ADHERE, एडहेयर, एडहेयर, साथ में लग गया NT। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि इंग्लिश में जो बेसिक रूल होता है इस चीज़ को लेके, वो ये था कि अगर हम किसी चीज़ के पीछे ER लगा देते हैं तो वो उसको करने वाला बन जाता है। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि बेक था, फिर बेकर था, है ना, बेकर, ड्राइव, ड्राइवर, मेकर। लेकिन यहाँ पे वो अडहेरर नहीं आना था, वो क्या बन गया, अडहेरेंट। अडहेयर का मतलब होता है पालना करना और अडहेरेंट का मतलब होता है पालना करने वाला। जैसे जो रिलीजन की पालना करते हैं हम उसे डिसिपल कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह किसी भी चीज़ की पालना करने वाला, सिर्फ रिलीजन की नहीं, किसी भी चीज़ के फॉलोअर जो होता है, किसी भी चीज़ को मानने वाला बंदा जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अडहेरेंट। अडहेयर उसको मानना और अडहेरेंट मानने वाला। आगे बात करते हैं अब्सॉल्व। अब्सॉल्व, देखो आपने ये वर्ड कहाँ से याद रखना था, सॉल्व। अब सॉल्व हो गया। अब्सॉल्व का मतलब क्या होता है, किसी को माफ़ी दे देना। ठीक है, किसी को माफ़ कर देना, माफ़ी दे देना। तो अब देखो कॉमन सी बात, हमें वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है कि चलो छोड़ो यार, अब सारा मैटर सॉल्व हो गया। अब सारा मैटर सॉल्व हो गया तो यानी कि अब्सॉल्व हो गया, यानी कि हमने इसको माफ़ी दे दी, सब कुछ सेट है, हमें पता चल गया क्या था क्या नहीं था, इस ओके, इसको जाने दो, अब्सॉल्व हो गया। अब्ज्यूर, अब्ज्यूर का मतलब क्या था, अब्ज्यूर का मतलब था कि त्याग देना। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अब्ज्यूर को थोड़ा सा अगर साउंड पैटर्न से देखते हैं, अब दूर। ठीक है, अब मैं इन चीज़ों से दूर हो गया हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ें मेरे लिए चूर हो गई हैं, मैं दूर हो गया हूँ। तो अब्ज्यूर का मतलब होता है त्याग देना। अब ये चीज़ें मेरे लिए चूर हो गई हैं, तो आपने जूर जो है उसको च से थोड़ा साउंड करके देखना है। अब्ज्यूर का मतलब अब ये चीज़ें दूर हो गई हैं, यानी कि मैंने इनको त्याग दिया। जब आप किसी चीज़ को त्याग देते हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो किसी और चीज़ की बात कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड अब्ज्यूर। अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास था एलियन। तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है, हमें पता है एलियन कौन होते हैं, जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं। नहीं, सिर्फ उन्हीं एलियंस की बात नहीं हो रही। एलियन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बंदा जो उसको वहाँ का नेटिव नहीं है, ठीक है, जो आउटसाइडर है, जो फॉरेनर है, चाहे फिर वो पर्सन हो, चाहे वो एलियन, सिर्फ पर्सन को नहीं कहा जाता। एलियन कोई कीड़ा मकोड़ा भी हो सकता है, एलियन कोई पेड़ पौधे भी हो सकते हैं जो उसके नेटिव नहीं होते, हम उन्हें कहते हैं एलियन। ठीक है, कि ये बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, माना कि आज हमारे अंदर ही रह रहे हैं, हमारे साथ ही रह रहे हैं, पर फिर भी ये बाहर के प्राणी हैं, ये हमारे यहाँ के नहीं है। ये इस कंट्री का, मान लो हम कहते हैं ये वाली जो फसल है ना, ये इस कंट्री की नहीं, ये तो वहाँ से हम इसको यहाँ पे लेके आए हैं, है ना, तो इसे कहते हैं एलियन। ठीक, चाहे फिर वो
पेड़ पौधे हों, चाहे वो कोई पंछी की बात कर रहे हो, चाहे वो किसी जीव जंतु की बात हो रही हो, चाहे वो इंसानों की बात हो रही हो। एलियन का मतलब है जो आउटसाइडर होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं। और इसका ऑपोजिट क्या था हमारे पास? नेटिव, जो उसी है ना, रेजिडेंट या नेटिव। ओके चलो, ये तो हो गई हमारी पुरानी वोकैबुलरी। आज अगर हम बात करते हैं हमारी आज की रिसेंट नई वोकैबुलरी के ऊपर, तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास एल्यूर। एल्यूर का मतलब क्या होता है? एल्यूर का मतलब होता है लुभावना। एल्यूर को आपने याद करना है, लुभावना, ठीक है। अब ये लुभावने का मतलब क्या होता है? लुभावने का मतलब होता है एंटाइज या फैसिनेट। एंटाइज वर्ड शायद आपने कभी कम सुना हो, लेकिन जिनका थोड़ा सा इंटरेस्ट है बाइक्स में, उनको पता है कि एंटाइजर नाम का मोटरसाइकिल आया था यामा का, ठीक है। जब यामा ने एक अपना बाइक का नाम रखा था, मॉडल था एंटाइजर। एंटाइजर क्या था? उनका थोड़ा सा वो बॉबर टाइप लुक का एक बाइक था, जैसे हॉर्ले के बाइक्स आते हैं। तो एंटाइजर यानी कि लुभावना, ठीक है। फैसिनेटिंग, तो इसका वर्ड होता है एंटाइज यानी कि लुभावना, फैसिनेटेड। और फैसिनेटेड तो कॉमन वर्ड है, हम सबको पता ही होता है। फैसिनेट करना का मतलब क्या होता है? किसी को आकर्षित करना, ठीक। तो लुभावना या आकर्षित करना, अच्छा दिखना, दैट इज फैसिनेट, एल्यूर या एंटाइज। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो किसी को भद्दा लग रहा है, जो किसी को अच्छा नहीं लग रहा है ना। फैसिनेट तो अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन रिपल्स, रिपल्स या रिपेल का मतलब क्या होता है? दूर भगा देना, ठीक है। जो अच्छा नहीं लगता, जो लुभावना नहीं है, जो बद्धा होता है, जो दिखने में अच्छा नहीं लगता, वो और आंखों को सामने से लगता है यार ये क्या है, चलो चलो इसको हटाओ। जैसे कई बार होता है ना, कोई सीन होता है मूवीज़ में, है ना, तो हम कहते हैं यार ये क्या, मैं नहीं ये देख सकता, चलो इसको दूर करो। एक मान लो कोई सीनरी चल रही है, एक आपको पहाड़ दिखाए जा रहे हैं, स्नोफॉल दिखाया जा रहा है, हमें समंदर दिखाया जा रहा है, हम कहते हैं बड़ी अल्यूरिंग चीज़ है ये। अल्यूरिंग चीज़ का मतलब कि वो लुभा रही है हमें, हम उसको देखना ही चाह रहे हैं, बार बार देखना चाह रहे हैं। लेकिन एक वो है, जैसे मान लो कोई काट चीर वाला चीन आ गया, जैसे पोस्टमार्टम की वीडियोज़ होती हैं, है ना, हम कहते नहीं नहीं ये नहीं मैं देख सकता, चलो बहुत बहुत चलो छोड़ो इसको। तो वो चीज़ होती है रिपल्स हो जाना, ठीक है, रिपल्स हो जाना या रिपेल हो जाना। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा असेंड। बड़ा कॉमन सा वर्ड है असेंड, कॉमन वर्ड आपने सुना होगा, हमने मैथमेटिक्स में ये वर्ड बहुत यूज़ होता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। बचपन से करते आ रहे हैं कि अब इसको आपने, ये वाली वर्डिंग्स हैं, इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है, इन नंबर्स को आपने इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बड़ा बेसिक है। असेंड का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ जाना, असेंड करना, है ना, क्लाइंब करना। असेंडिंग का मतलब है क्लाइंब करना या एक्सेलरेट। अब एक्सेलरेट क्या करती हैं? वैसे तो सीढ़ियाँ होती हैं, लेकिन सीढ़ियाँ हमें क्या करती हैं? जो मॉल्स में वो सीढ़ियाँ लगी होती हैं जो अपने आप, है ना, मूव करती हैं, तो वो क्या है? एस्केलेटर्स होते हैं। वो क्या है? हमें ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। जब भी आप कोई ग्राफ देखते हो वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना, तो हम उसे कहते हैं क्लाइंब कर रहा है या एस्केलेट कर रहा है या असेंडिंग ऑर्डर में चला गया। तो कॉमन सी बात है, असेंड का ऑपोजिट क्या होगा? बड़ा बेसिक वर्ड है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का सबको पता होता है क्या होता है ऑपोजिट? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंड का ऑपोजिट क्या बन गया? डिसेंड या फिर डिक्लाइन होना, ठीक है। ये थोड़ा स्पेलिंग गलत, डी से डिक्लाइन हो जाना, डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्लाइन में होना। असेंड का ऑपोजिट है डिक्लाइन या डिसेंड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास एम्पलीफायर। एम्पलीफाई, तो आपने इसको याद कैसे करना है? आपने एम्पलीफाई वर्ड को याद रखना है एम्पलीफायर से। अब एम्पलीफायर क्या होता है? सबको पता है, आजकल तो कॉमन सी बात है, कारों में एम्पलीफायर लगाए जाते हैं, है ना। जब हम कहते हैं यार मेरे ना म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, मैंने इस आवाज़ को और ज़्यादा तेज़ करना है, और ज़्यादा बास को मैंने और ज़्यादा डीप, वो अच्छी साउंड आनी चाहिए, वो धमक पूरी पड़नी चाहिए, बास प्रॉपर होनी चाहिए, तो मैं उसको एम्पलीफाई करना है। एम्पलीफाई कैसे करना है? एम्पलीफायर लगा के। एम्पलीफायर का काम क्या होता है? किसी चीज़ को एनहांस करता है वो। तो एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? ऑगमेंट या डीपन, ठीक है। ऑगमेंट भी करता है बढ़ाना, बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। डीपन यानी कि जैसे वो डीप साउंड, जैसे वो हम बास की जब बात करते हैं ना, एक तो ऊपर ऊपर से बास है, एक जब वो प्रॉपर बास निकल के आता है, हम तो बड़ी डीप साउंड आ रही है इस चीज़ की, तो दैट इज़ एम्पलीफायर का वो काम होता है। तो एम्पलीफायर का मतलब होता है ऑगमेंट करना या उस चीज़ को डीपन कर देना, यानी कि थोड़ा सा बढ़ा देना पर डीपन के जैसे, ठीक है। फिर आ गया लेसन। अब इसका ऑपोजिट है डीपन। डीपन का ऑपोजिट क्या हो गया? लेसन या कॉन्ट्रैक्ट। कॉमन सी बात है, दोनों को बेसिक मीनिंग है। लेसन भी कम होता है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी मतलब होता है फ्रैक्शन कम करना या कम हो जाना, वैसे ही कम हो जाना किसी चीज़ का। तो एम्पलीफाई के ऑपोजिट्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अरेन। अरेन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं डायरेक्ट इसको वर्ड को देखता हूँ तो अरेन का मतलब होता है कलंक लगाना,
ठीक है, जो जनरली डिक्शनरीज में अगर देखा जाए। अरेन का मतलब होता है कलंक लगा देना। यहाँ कहते हैं यार इसने हमारी फैमिली पे दाग लगा दिया, ये इसने कलंक लग गया इसके ऊपर। ये होता क्या है असल में? अरेन का मतलब होता है जब कोई दोषी होता है ना, अभी उसके ऊपर दोष तय नहीं हुआ, ठीक है, दोष तय नहीं हुआ, लेकिन अभी उसे कह लो, जैसे हम कहते हैं यार ये बंदा ना इस काम में पकड़ा गया, मान लो कोई नशा तस्कर है ना, कोई नशा बेचने वाला बंदा है, तो वो पकड़ा गया, दोष तो अभी तक उसके ऊपर तय नहीं हुआ ना, दोष तो उसके ऊपर कोर्ट उसको बोलेगा भी हाँ भाई तू आज से दोषी है ना, सारे सबूत हमने देखे, सारा कुछ गवाह वगैरह देख लिए, सारी तरह ऊपर मुकदमा कार्रवाई चली और हमने तुझको दोषी पाया गया, तो वो तो फिर आगे की बात है। लेकिन जब उस किसी बंदे को जज के सामने पेश किया जाता है ना दोषी बनाकर कि हाँ जी ये दोषी बंदा है, हमने इसको ऐसे पकड़ा था, हमने इसको ये गुनाह करते हुए पकड़ा है, उसे कहते हैं अरेन। कोई दोष लगा देना या दोष करना है ना, तो उसको कहते हैं अरेन। तो अब उसका जो सिनोनिम है वो क्या होता है? इनक्रिमिनेट। इनक्रिमिनेट का मतलब क्या होता है? किसी को दोषी करार दे देना। यहाँ तक उसे दोषी करार नहीं दिया गया था, उसे माना गया था कि ये अरेन है यानी कि दोषी है, ठीक है, तो उसका सिनोनिम वही इनक्रिमिनेट यानी कि दोषी करार दे देना। इंडिक्ट, इंडिक्ट का भी सेम मीनिंग होता है किसी को दोषी करार दे देना। और उसका ऑपोजिट क्या बन गया फिर? एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब होता है दोषों से मुक्त कर देना किसी को, ठीक है। इनक्रिमिनेट का मतलब क्या था? उसके ऊपर दोष लगा देना। और एक्सकल्पेट का मतलब क्या होता है? किसी बंदे को दोषों से मुक्त कर देना। और उसका एक सिंपल जो वर्जन होता है वो हमारे पास पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है? माफ़ी दे देना। माफ़ी कब देते हैं? जब हम दोष मुक्त कर देते हैं बंदे को माफ़ी देके, ठीक। तो फिर से अरेन का मतलब क्या था? दोषी बना देना, कलंक लगा देना। तो इसका इंक्रीमिनेंट प्रॉपर उसको सजा सुना देनी, या केवल दोषी तय कर देना, और एक्सकल्पेट उसके दोषों को हटा देना। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है हमारा आज का ऑडासिटी, ठीक है। ऑडासिटी का मतलब क्या होता है? ये होता है साहस करना। देखो मान लो आपने इसको दो अलग अलग वर्ड देखनी है। ऑडासिटी, हम दो गाड़ियों के नाम लेके चलते हैं। ऑडा को हम लेते हैं ऑडी। सिटी, कौन सी गाड़ी होती है सिटी? जल्दी बताओ, कमेंट करके बता दो जल्दी से। सिटी, जिस गाड़ी के पीछे सिटी आता है, कौन सी होती है वो? होंडा सिटी, यस। तो होंडा सिटी। तो अब देखो एक बंदे के पास ना होंडा सिटी है, अब वो होंडा सिटी को बेचकर ऑडी लेने के बारे में सोच रहा है, तो वो क्या कर रहा है? साहस कर रहा है बड़ी गाड़ी लेने का, ठीक है। तो ऑडा सिटी यानी कि उसने होंडा सिटी बेच के ऑडी ले ली, यानी कि उसने साहस किया। उसने क्या किया? उसने बोल्डनेस दिखाई, या उसने करेज दिखाया, साहस या बल दिखाया। उसने अपनी होंडा सिटी से ऑडी ले ली, ठीक है ना। ये चाहे मेहनत करके ले ली, चाहे कैसे भी ले ली। उसके बंदे के पास पहले होंडा सिटी हुआ करती थी, फिर वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ के उसने ऑडी ले ली, तो वो क्या बन गया? उसने बोल्ड बन गया, और उसने करेज दिखाया अपने आप को आगे लेके जाने का, ठीक। और इसका फिर ऑपोजिट क्या बन गया? माइल्डनेस। बोल्डनेस होता है, और बोल्ड का ऑपोजिट क्या बन गया? माइल्डनेस। या और इसके बाद करेज वर्ड है, तो करेज का ऑपोजिट क्या होता है? कवर्ड। कवर्डाइज यानी कि जो हम कहते हैं जो साहस नहीं दिखा पाता, या कह लो जो बेचारा सा बंदा होता है, या जो क्या वो नहीं, जो जिसमें जो डरपोक होता है, असल में जो राइट वर्ड है कवर्ड के लिए, कवर्डाइज डरपोक को कहा जाता है, ठीक है। करेज बहादुर होता है, बहादुरी होती है। कवर्डाइज डरपोक जो होता है वो होता है, ठीक है। चलो ये तो 5 वर्ड्स हो गए। अब हम बात करते हैं 5 हमारे ईडियम फ्रेजेस की, ये भी हम डेली बेसिस पे करते हैं। तो चलो सबसे पहला हमारे पास जो आज का ईडियम फ्रेज है वो है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप, बार्क जैसे डॉग बार्क करते हैं, है ना। फिर आपका क्या? रॉन्ग ट्री। लेकिन वो रॉन्ग ट्री के ऊपर बार्क कर रहे थे। असल में इसका मतलब क्या होता है कि किसी गलत बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। किसी गलत बंदे को दोषी ठहरा देना, या किसी गलत बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, उसे कहा जाता है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट है जी हमारे पास कीप वन एट बे। अब देखो बे वर्ड से आपने याद रखना है, बे क्या होता है? आपने सुना होगा बे शॉप्स। अब ये बे शॉप्स क्या होती हैं? जो साइड पे होती हैं मार्केट में, है ना। कॉमन सी बात है, आपने देखा होगा बहुत बार हम कहते हैं ये बे शॉप है। बे शॉप का मतलब होता है जो साइड पे होती हैं। तो अब कीप वन एट बे का मतलब है किसी को साइड पे रखना, किसी को अपने पास ना आने देना। हम मतलब कीप वन एट अ साइड, ठीक। किसी को साइड पे रखना, उसको पास ना आने देना, तो कीप वन एट बे या फिर कीप वन एट अ साइड, दोनों सेम की बातें हैं। आपने बे शॉप से याद रखना है कि बे शॉप्स हमेशा कहाँ पे होती हैं? मार्केट की साइड पे होती हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। अब मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, ये क्या होता है? ये ना एक फ्रेज होता है पंजाबी में या हिंदी में, आपने सुना होगा कि मैं ना छाती ठोक के ये बात कहता हूँ,
मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ या मैं छाती ठोक के ये बात कहता हूँ कि ये मैंने किया है। बेसिकली मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट होता है जब आप कोई बंदा ना कन्फेस करता है, स्पेशली जब किसी बैड चीज़ के लिए कन्फेस करता है ना, उसे कहा जाता है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। हम तो यार हाँ यार मैं इस चीज़ की जिम्मेवारी लेता हूँ, मैं छाती ठोक के कहता हूँ ये काम मेरा है, ठीक। तो ये चीज़ होती है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, यानी कि छाती ठोक कर कहना। पर इंग्लिश में थोड़ा सा इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज है। ये हम स्पेशली यूज़ करते हैं जब कोई कन्फेस करना हो, जब कोई बुरे काम के लिए कन्फेस करना हो, तो तब ये वर्ड या ये जो इडियम है हम यूज़ करते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। नेक्स्ट आ गया हैव अ कार्ड अप वन स्लीव। ये बड़ी बेसिक सी बात होती है, कार्ड अप वन स्लीव। ये आपने जादूगर देखे होंगे, स्लीव में उनके कार्ड होता है ना, वो ऐसे कार्ड निकाल लेते हैं, स्लीव्स में से बहुत कुछ निकाल लेते हैं, छुपा के रखा होता है। तो हैव अ कार्ड अप वन स्लीव का मतलब होता है कि कोई चीज़ सीक्रेट प्लान बना के रखना है ना। हैव अ सीक्रेट प्लान ऑफ समथिंग इज कॉल्ड हैव अ कार्ड अप वन स्लीव, ठीक है। किसी की स्लीव में कार्ड पड़ा हुआ है, सीक्रेट प्लान बना के उसने रखा हुआ है, तो बेसिकली उसने कार्ड नहीं रखा हुआ, उसके पीछे एक सीक्रेट प्लान चल रहा है, तो उसे कहा जाता है। लास्ट वन है जी हमारा आज के लिए लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रेक्स। कैट ऑन हॉट ब्रेक्स। अब देखो कैट जो होती है वो जंप करती रहती है, कभी इधर से उधर, कभी इस दीवार से उस दीवार पे, इस है ना पेड़ से उस पेड़ पे। लेकिन अब क्या हुआ, कैट ने जंप तो कर दिया, लेकिन आगे वाली जो दीवार थी, जो ब्रिक्स थी, वो थी हॉट, ठीक। अब उसने जंप तो कर दिया लेकिन वो तो हॉट थी। अब वो क्या हो गया, अब उसे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, हॉट पे उसने जंप कर दिया, बेसिकली वो नर्वस होगी, ठीक है। तो लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स का मतलब होता है नर्वस हो जाना, समझ ना पाना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये क्या हो गया एकदम से। नर्वसनेस की जब बात आती है तो उसके लिए जो हमारे पास इडियम या फ्रेज होता है वो होता है लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। तो चलो एक बार दोबारा से सारे को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास अल्यूर। अल्यूर का मतलब क्या था, लुभावना, ठीक है, आकर्षित करने वाला। फिर आ गया असेंड, ये कॉमन वर्ड है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से बना हुआ वर्ड है हमारे पास। और फिर आ गया एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है एम्पलीफायर, चीज़ को बढ़ा देना, डीप कर देना, ठीक। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अरेन, यानी कि दोष लग जाना, किसी के ऊपर दोष लग जाना। फिर आता है ऑडेसिटी, उसने होंडा सिटी बेच के ऑडी ले ली, यानी कि साहस दिखाया। ऑडेसिटी का मतलब होता है साहस दिखाना, और उसका सिनोनिम क्या था, बोल्ड या करेज। ओके, नेक्स्ट आ गए हमारे पास 5 फ्रेजेस। पहला फ्रेज था बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि गलत पर्सन को दोष लगा देना, गलत पर्सन के ऊपर। कीप वन एट बे, यानी कि किसी को साइड पे ही रखना, उसको पास ना आने देना, नज़दीक ना आने देना। फिर है जी मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, यानी कि किसी चीज़ का कन्फेस करना, खुलेआम कन्फेस करना कि ये चीज़ मैंने की है। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट यानी कि छाती ठोक कर कहना। फिर हैव अ कार्ड अप वन स्लीव, यानी कि कोई सीक्रेट प्लान का होना, कोई रिजर्व प्लान का होना किसी चीज़ को लेके। और लास्ट है जी हमारे पास लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, यानी कि नर्वस हो जाना, समझ ही ना आना क्या करना है या क्या नहीं करना आगे। तो नर्वसनेस जब दिख जाती है उसे कहा जाता है लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। तो दैट इज़ अ वोकैबुलरी फॉर आवर टुडे, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से देख लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होने वाला है, वो है हमारे पास कंप्रीहेंशन, जो लास्ट टाइम सीडीएस में आया था। हम आज उस कंप्रीहेंशन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार ये वर्ड्स एक बार जल्दी से देख लो, फिर हम वो कंप्रीहेंशन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हमारे पास है एक पैसेज। ये जो पैसेज है दैट इज़ द लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर सीडीएस 2018 था जो असल में, ठीक है, उसका ये क्वेश्चन पेपर के अंदर ये पैराग्राफ आया हुआ था। तो आज हम यही सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो जब पैसेज की बात आती है ना, तो हमने कल भी जब मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, कल वो बड़ा बेसिक सा पैसेज था। पहले मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि पैसेज को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो पैसेज में सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो हमने क्या करना होता है कि हमने इसको इतना ज़्यादा वो नहीं करना भी हाय इतना बड़ा पैसेज आ गया, पता नहीं हमें समझ भी आएगा कि नहीं आएगा। इसको इसकी लेंथ को देख कर आपने डर नहीं जाना। सबसे पहली बात, अगर आप इसकी लेंथ को देख के डर गए ना, तो फिर तो बात सारी कल यहीं पे खत्म हो जानी है। तो लेंथ जितनी मर्जी हो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन जितने मर्जी हो, उसके ऑप्शन जितने मर्जी बड़े हों, अगर हमें पैसेज अच्छे से समझ आ जाता है तो फिर डरने की बात रह नहीं जाती इसमें। तो अब देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिना कोई क्वेश्चन पढ़े, बिना कोई उसके ऑप्शंस को देखे हुए हम डायरेक्ट सीधा स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हमारे पैसेज से।
और पैसेज हमने पढ़ना कैसे, कल हमने एक बात की थी कि पैसेज हमने पढ़ना है स्प्लिटिंग मेथड से, यानी कि हमें फुल स्टॉप का कोई मतलब नहीं है कि फुल स्टॉप कहाँ पे आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा, हमें मतलब है कि हमें मीनिंग को समझना है, हमें फुल स्टॉप को नहीं ढूंढना, हमने मीनिंग को ढूंढना है। तो मीनिंग को ढूंढने के लिए ही हम ये सारा पैसेज पढ़ेंगे। साथ में हमने बात की थी कि अगर वोकैबुलरी आपकी कम है तो वोकैबुलरी के देखेंगे कितने के वर्ड्स आ रहे हैं जो भी हमें वोकैबुलरी वाले यहाँ पे हम कह सकते हैं, फिर उनका भी कोई ना कोई सोल्यूशन देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ना। तो सबसे पहले देखो बात किस चीज़ की हो रही है, बात हो रही है ओवर पॉपुलेशन। चलो यहीं पे एक आइडिया समझ आया कि कोई पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कोई पैसेज है जिसके बारे में बात हो रही है। ओके, तो बात कर लेते हैं। ओवर पॉपुलेशन इज द मोस्ट प्रेसिंग ऑफ इंडियाज। ओके, तो जो ओवर पॉपुलेशन है ना, ये सबसे ज़्यादा जो इंडियाज प्रेसिंग जो है, इंडियाज न्यूमरस एंड मल्टी फेस्टेड प्रॉब्लम्स, जो इंडिया की मोस्ट न्यूमरस है यानी कि गिनती में ज़्यादा है, और जो मल्टी फेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें बहुत सारी जैसे हम कहते हैं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ना, और उनमें से जो बहुत बार फेस करने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से एक प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, ओवर पॉपुलेशन। तो यहाँ तक हमें बात समझ आई है कि जो ओवर पॉपुलेशन है वो इंडिया की सबसे ज़्यादा फेस करने वाली और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में से एक है। इसके आगे हम बात करते हैं इनफैक्ट। वो कहता है असल में इनफैक्ट इट हैज़ कॉज्ड, इसने एक नया कॉज पैदा किया है। किसने? यहाँ पे इट का मतलब क्या है, ओवर पॉपुलेशन ने। इनफैक्ट असल में क्या बात है कि इट हैज़ कॉज्ड इक्वली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से इसके इक्वली कॉम्प्लेक्स एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। इसके जितनी ही एक और नई प्रॉब्लम है वो क्या है, सच एज पॉवर्टी, अंडर नरिशमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। ठीक है, तो बात क्या कर रहा है कि वो कहता है इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी ना, जो फेस की जाती थी, उनमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, ओवर पॉपुलेशन। और इनफैक्ट असल में वो कहता है इसी की वजह से हम आजकल कॉमन बात है, जितनी हम प्रॉब्लम्स की जब बात करते हैं हमें तो कौन सी हम कहते हैं ये बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, इंडिया की जो हेल्थ है ना स्टेट है वो अच्छी नहीं है, अंडर नरिशमेंट है, गरीबी इंडिया में, पॉवर्टी है। असल में ये सारी चीज़ें पैदा कहाँ से हुई हैं, ओवर पॉपुलेशन से। तो वो कहता ओवर पॉपुलेशन ने अपने जैसी और भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जन्म दे दिया। इट हैज़ कॉज्ड इक्वली कॉम्प्लेक्स, उतनी ही कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स थी उनको भी इसने जन्म दिया, जैसे कि पॉवर्टी, अंडर नरिशमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। आगे बात करते हैं इनडिस्प्यूटेबली। इनडिस्प्यूटेबली का मतलब क्या होता है कि इस चीज़ पे कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, कि यानी कि सारे लोग इस चीज़ को मान रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। इनडिस्प्यूटेबली दिस कंट्री हैज़ बीन, दिस कंट्री, ये वाली जो कंट्री है, कौन सी कंट्री की बात हो रही है, इंडिया की। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें ख्याल रखनी है साथ साथ में। वो कहता है इन डिस्प्यूट, बिना किसी डिस्प्यूटेबल है ना कंडीशन के, दिस कंट्री हैज़ बीन फेसिंग अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ, तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उस चीज़ को फेस किया जा रहा है ऑफ क्राइसिस डायमेंशंस। क्राइसिस लेवल पे जो डायमेंशंस तक ये चीज़ पहुंच चुकी है कि जो ओवर पॉपुलेशन है ना, हम कहते हैं ये बस अब तो फटने वाली है ये चीज़, तो उस लेवल तक ये चीज़ पहुंच चुकी है। किस, कहाँ पे, इंडिया में। ओके, नाउ इट हैज़ लार्जली डिल्यूटेड। डिल्यूट का मतलब क्या होता है, ख़त्म कर देना। ठीक है, देखो ये पहला वोकैबुलरी का वर्ड है जो अभी हमें यहाँ पे मिला। हमने इतना पैराग्राफ पढ़ लिया, बिना वोकैबुलरी के चल रहे थे। पहला वर्ड हमें जो वोकैबुलरी हम जिसको कह सकते हैं कि चलो वैसे तो ये कोई ज़्यादा हैवी वोकैबुलरी नहीं है, एक मीडियोकर लेवल की वोकैबुलरी है, पर चलो फिर भी अगर हम मान भी लेते हैं कोई बात नहीं। ओके, इट हैज़ लार्जली डिल्यूटेड द फ्रूट्स ऑफ द रिमार्केबल। देखो अब मान लो हम बात क्या करना था, मान लो आपको ये वर्ड मीनिंग पता ही नहीं कि डिल्यूटेड होता क्या, तो हम क्या करेंगे। तो अगर हमें कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कि हमें ना किसी पैसेज में जो एक आधा वर्ड आता है वो हमें पता ही नहीं होता ये क्या है, तो क्या हम सारा पैसेज का टोन समझ के नहीं कि इस चीज़ को देख सकते। अब मान लो आप पैसेज तो जैसे देख ही रहे हो, मान लो किसी को डिल्यूटेड का मीनिंग ही नहीं पता कि डिल्यूटेड क्या होता है ना, तो चलो हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं। वो कहता है जी इट हैज़ लार्जली डिल्यूटेड द फ्रूट्स ऑफ द रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इट हैज़ लार्जली डिल्यूटेड द फ्रूट्स ऑफ द रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जो रिमार्केबल हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस चल रही थी ना, तो इसने इसको क्या कर दिया, लार्जली डिल्यूटेड द फ्रूट्स ऑफ।
अब देखो यहाँ पे क्या पॉजिटिव बात हो सकती है कि ओवर पॉपुलेशन ने हमारा जो फ्रूट ऑफ द रिमार्केबल इकोनॉमी थी उसको कुछ कर दिया। क्या कर दिया? या तो ख़त्म कर दिया, या कम कर दिया, या नेगेटिव कर दिया, कुछ तो होगा ना, पॉजिटिव तो आ नहीं सकता। तो हमें पता चला कि डिल्यूटेड समथिंग इज, एग्जैक्ट भी नहीं पता, तो हमें पता चला कि डिल्यूटेड का मतलब है कुछ उसने उसको ख़राब कर दिया, मे भी कम कर दिया, मे भी घटा दिया, कुछ और कर दिया, पर वो कुछ ऐसा लगा कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो हमें रिमार्केबल जो इकोनॉमी के फ्रूट्स मिल रहे थे ना, अब वो कम हो गए हैं। ठीक है। प्रोग्रेस दैट द नेशन, कौन सी प्रोग्रेस? दैट द नेशन हैज़ मेड ड्यूरिंग द लास्ट 4 डिकेड्स और सो। वो प्रोग्रेस, वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो पिछले 4 दहाकों से, डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल, तो यानी कि टोटल 40 साल हो गए, वो कहते हैं जो पिछले 40 या उससे भी ज़्यादा सालों से जो हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस मिल रहा था ना, जो उसके फ्रूट्स मिल रहे थे, उसको डिल्यूट कर दिया गया, उसको मिटा दिया गया, ये ख़त्म कर दिया गया। किसके द्वारा? बाय द ओवर पॉपुलेशन। चलो आगे पढ़ते हैं। द एंटायर बैटल, वो कहते हैं जो सारी की सारी लड़ाई है ना, द एंटायर बैटल अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी के खिलाफ, अब यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा वो, द एंटायर बैटल अगेंस्ट पॉवर्टी इज थवार्टेड बाय द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। अब फिर से यहाँ पे एक नया वोकैबुलरी वर्ड आता है, थवार्टेड। अगेन हमें नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या होता है, पर अगर हम थोड़ा सा अब दोबारा लाइन पढ़ के ध्यान देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। कैसे? वो कहते हैं जो एंटायर बैटल अगेंस्ट पॉवर्टी इज, जो सारी की सारी लड़ाई लड़ी जा रही है पॉवर्टी के अगेंस्ट, गरीबी को हटाने के लिए, वो डैश कर दी गई है बाय द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन की रैपिड इंक्रीज हो रही है ना, उस चीज़ ने जो हमारी बैटल थी ना पॉवर्टी के अगेंस्ट, उसको क्या कर दिया? उसको निकम्मा बना दिया। ठीक है, उसको बेकार बना दिया। तो वही तो होता है, थ्वेटेड का मतलब क्या है? उसको बेकार बना देना, या उसको कह लो कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो थ्वेटेड भी यही होता है कि जो पॉवर्टी के खिलाफ हमारी जंग थी, ओवर पॉपुलेशन ने उसको होने ही नहीं दिया, उसने उसको बेकार बना दिया। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। द ट्रेजिडी इज दैट, जो ट्रेजिडी वो ये है कि वाइल ओवर पॉपुलेशन एसेंचुएट्स पॉवर्टी, वो तो ट्रेजिडी देखो अब क्या है कि जो ओवर पॉपुलेशन है ना, उसकी वजह से क्या होता है? पॉवर्टी बढ़ती है। हम सबको पता है कि जब ओवर पॉपुलेशन हो जाती है तो पॉवर्टी बढ़ जाती है। तो वो कहता है कि ट्रेजिडी देखो अब क्या है, वाइल ओवर पॉपुलेशन एसेंचुएट, एसेंचुएट का मतलब बढ़ना। ठीक है, द पॉवर्टी, द कंट्रीज स्टार्क पॉवर्टी इटसेल्फ इज इन, ठीक है, द कंट्री स्टार्क पॉवर्टी इटसेल्फ इज इन मैनी एरियाज इज अ मेजर कॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो वो कहता है यही गरीबी कंट्री के बहुत सारे हिस्सों में फिर से ओवर पॉपुलेशन का कारण है। ये क्या बात हुई कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से गरीबी बढ़ती है, और यही गरीबी आगे फिर कारण बन जाती है पॉपुलेशन बढ़ने का। वो तो ट्रेजिडी देखो, जिस चीज़ से पैदा हुई उसी चीज़ से आगे उसने पैदा कर दिया। ठीक, तो ये सारा हमारा पैसेज है। अब हम अगर आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, अभी मैंने इसके आंसर्स नहीं देने, मैं एक बार आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आपके पास 2 मिनट होंगे इन 3 आंसर्स के लिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है जी व्हाट इज़ द आयरनी बिहाइंड द ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा। वो कहता है कि देखो आयरनी क्या होता है, कि आयरनी होता है एक व्यंग। ठीक है, मतलब व्यंग वाली बात क्या है? आयरनी का मतलब होता है हास्य मजाक, पर हास्य मजाक में एक जो व्यंग कर जाना होता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो ओके अब बात करते हैं जी। वो कहता है कि कौन सी आयरनी है बिहाइंड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? ओवर पॉपुलेशन गिव्स बर्थ टू पॉवर्टी विच इटसेल्फ इज द कॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, वो द ओवर पॉपुलेशन पॉवर्टी को बर्थ देता है, और पॉवर्टी खुद अपने आप में क्या है? ओवर पॉपुलेशन का एक रीजन है। सेकंड है अंडर नरिशमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर आउटकम्स ऑफ फ्लॉड इकोनॉमिक प्रोसेस। वो कहता है जी कि जो अंडर नरिशमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये आउटकम्स हैं किसकी? फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब क्या होता है? कोई खराबी होना, कोई कमी होना, है ना, फ्लॉ होना। हम देर इस चीज़ में फ्लॉ है, कोई खराबी है, खराब इकोनॉमिक प्रोसेस की वजह से। फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड इज लीडिंग टू ओवर पॉपुलेशन। वो कहता है जो लैंड की जो इतनी ज़्यादा वरतों हो रही है ना, तो ये लीड कर रहा है टू ओवर पॉपुलेशन। भी चलो हमारे पास लैंड तो है ही, तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। फिर आ गया जी फ्रूट्स ऑफ द रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस आर ट्रिकलिंग डाउन टू द पुअर। तो वो कहता है जो फ्रूट ऑफ रिमार्केबल जो इकोनॉमी है ना, वो गरीबों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देख लो आप कौन सा आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है,
व्हाट इज द जनरल टोन ऑफ द पैसेज? जनरल टोन ऑफ द पैसेज क्या है? वो कहता है फनी या ह्यूमरस, सेम बात होती है, या फिर समब्रे। समब्रे का मतलब होता है डार्क में होना, कुछ एग्जैक्टली पता ना चल पाना, तो अंधेरे में रखने वाली जो बात होती है उसे कहते हैं समब्रे। फिर आ गया डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब होता है इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशन देना, इन्फॉर्मेटिव, इन्फॉर्मेशन देनी। और फिर आ गया ट्रैजिक। ट्रैजिक का मतलब क्या होता है? आपको सबको पता है, कोई ट्रेजिडी वाला जो ट्रेजिडी हो जाती है ट्रैजिक है, तो आपने बताना है कौन सी ये टोन है। फिर आ गया जी, व्हाट इन द ऑथर्स व्यू सेवरली अफेक्ट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। तो वो जो ऑथर व्यू है वो क्या कह रहा है कि किस वजह से जो हमारी इकॉनमी है वो इफ़ेक्ट हो रही है, जो इकॉनमी की ग्रोथ है वो इफ़ेक्ट हो रही है। तो पहला है पॉवर्टी, सेकंड है इलिटरेसी, थर्ड है ओवर पॉपुलेशन, और लास्ट नन ऑफ दिस। तो नाउ यू हैव 2 मिनट्स, आई थिंक मोर देन ये सफिशिएंट टाइम है आपके लिए। तो 2 मिनट में आपने क्या करना है, तीनों क्वेश्चंस के मुझे आंसर्स जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता देने हैं, तो फिर हम आगे ये डिस्कस करते हैं। ये 3 क्वेश्चंस हैं, अभी 2 क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग है, वो बाद में करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आपने क्या करना है, इन तीनों के कमेंट कर दो, जल्दी करो, 2 मिनट है आपके पास। तो मेरे ख्याल से आपने आंसर दे ही दिए हैं सभी ने, तो ज़्यादा टाइम हम क्यों वेस्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आंसर्स। तो देखो, अब हमने जो कल बात की थी ना, मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पैसेज एक बार अच्छे से समझ आ जाता है ना, तो आपको बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बार बार पैसेज देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि किस लाइन में मेरा आंसर था, कि यहाँ पे है कि नहीं है, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा आंसर है कि नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। जितना टाइम आपने लगाना है ना, वो आंसर ढूंढने में मत लगाओ। सारे का सारा जो पैसेज का टाइम होता है आप उसको डिवोट करो किसमें, पैसेज को समझने में। अगर पैसेज समझ, देखो ये एक ना मैं को बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। जब इंग्लिश का पैसेज आता है ना, तो हमको तो सर बड़ा लेंथी है जी, ये है वो है, हमें समझ नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं हम होता। अगर मान लो सेम सारा पैसेज, यही सारा कुछ पंजाबी या हिंदी लैंग्वेज में होता, तो क्या हमें समझ ना आता? ठीक है, हम अच्छे से उस चीज़ को समझ पाते, ठीक। क्या फिर हमें दोबारा बार बार ऊपर देखने की जरूरत पड़नी थी, यार इसका आंसर कहाँ पे, इसका आंसर कहाँ पे है? क्योंकि हमें एक बार पैसेज अच्छे से समझ आ गया, इसके बाद हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर उसके ऑप्शंस देखेंगे और जाते जाते टिक करते जाएंगे। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है ना, हम पहले इतनी तेजी से उस पैसेज को पढ़ जाते हैं कि हमें समझ तो कुछ आता नहीं, और फिर हम बार बार आंसर ढूंढने में लगे रहते हैं। दैट इज़ अ होली सोली, दैट इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, और कुछ नहीं है वो। तो हमने उस टेक्निक को नहीं लेके चलना। जितना टाइम आपका, मान लो अगर आपको लगता है कि मेरे पास ना सर 10 मिनट है जी पैसेज को रीड आउट करने के लिए, ठीक है, या पूरे पैसेज को सॉल्व करने के लिए ना मैंने 10 मिनट का टाइम रखा है, तो आप 10 मिनट में से 8 मिनट लगा दो इस चीज़ को पढ़ने में। आराम से पढ़ो, आपने जल्दबाजी नहीं करनी कि मैंने 2 मिनट में सर पैसेज पढ़ दिया जी। अब 2 मिनट में जो पैसेज पढ़ा ना, उसके बाद आप 8 मिनट में भी अपने क्वेश्चन के आंसर सही नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर आपने 8 मिनट पैसेज को रीड करने में लगा दिए, अच्छे से पढ़ लिया, वैसे इतना टाइम लगता नहीं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, स्प्लिटिंग मेथड से आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो धीरे धीरे स्पीड भी हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। पर फिर भी चलो, मान लो 10 में से आपने 8 मिनट भी लगा दिए इस चीज़ को अच्छे से पढ़ने में। अब अभी जो हम क्या करके आए हैं, हमने भी 7-8 मिनट लगाए हैं इस चीज़ को पढ़ने में, ठीक है। तो मैंने आपको सारा समझा दिया। अब देखते हैं कि हमें ऊपर जाने की जरूरत पड़ेगी। चलो, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द आयरनी बिहाइंड द ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो हम सबको पता है आयरनी कहाँ पे पड़ी थी, यहाँ पे लास्ट वाले में, द ट्रेजिडी इज दैट, यही तो आयरनी है। और हमारा जो राइट आंसर है दैट इज फर्स्ट। हमें और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्ट पता चल रहा है कि ओवर पॉपुलेशन गिव बर्थ टू पॉवर्टी विच इट सेल्फ इज द कॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। दैट्स ऑल, हमारा आंसर हमें मिल गया। ओके, सेकंड की बात करें,
व्हाट इज द जर्नल टोन ऑफ द पैसेज। अब देखो यहाँ पे ना दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपने कभी गलत नहीं करना, ठीक है। और सेकंड, ये क्वेश्चन ऐसा है जो किसी एक सिंगल पैसेज या सिंगल लाइन में से नहीं निकलने वाला, सिंगल सेंटेंस में से निकल के नहीं आने वाला। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो हमने ओवरऑल पैसेज को पढ़ के अपनी समझ के अनुसार इसका आंसर देना होता है। देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने पूछा कि व्हाट इज द आयरनी बिहाइंड, तो आयरनी तो हम सिर्फ वही देंगे ना जो यहाँ पे लिखी होगी, हम अपनी तरफ से कोई नई आयरनी मिला के यहाँ पे नहीं लिख सकते। लेकिन जब बात आती है कि इसका यार एक जो टोन है पैसेज की वो क्या है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसे समझ आ रहा है उस चीज़ का, है ना। हमने वो किसी एक सिंगल सेंटेंस में से उसका आंसर नहीं निकालना, ओवरऑल पैसेज को पढ़ना है। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर ही गलती क्या करते हैं, मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। देखो मान लो कि यहाँ पे ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे चलो मान लो ओवर पॉपुलेशन की बात करते हैं। अब क्या किया एग्जामिनर ने, वहाँ पे जो पेपर सेटल है तो उसने क्या किया कि पहले ना उसने ये कह दिया कि जो ओवर पॉपुलेशन है जी, इसके ना रीजंस ये हैं। उसने फर्स्ट 2 लाइंस में ना उसके रीजंस बता दिए, ठीक है। इसके बाद वो क्या करता है, लास्ट में जाके ना उसके सोल्यूशंस बता देते हैं कि इसके चलो सोल्यूशंस भी हैं, नहीं यहाँ पे रीजंस बता दिए। रीजंस के बाद वो क्या करता है कि उसके सोल्यूशंस भी बता देता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब उसने पूछा कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। मान लो वो कह रहा है कि रीजंस बिहाइंड द ओवर पॉपुलेशन, या मान लो वो कह रहा है कि सोल्यूशंस बिहाइंड द ओवर पॉपुलेशन। अब हमें लगता है कि ठीक है यार उसने रीजन बताए तो थे, पर आपने याद क्या रखना है, क्या उसने सारा जो सारे का सारा पैसेज है क्या वो रीजंस की बात कर रहा है। पैसेज की पहली 2 या 3 लाइनें रीजन की बात कर रही हैं, क्या सारा पैसेज रीजन की बात कर रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पुट किया गया था कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, ना कि टोन ऑफ द फर्स्ट 2 सेंटेंसेस ऑफ द पैसेज। हम गलती कर जाते हैं, कई बच्चे वहां पे लगा के आ जाएंगे जी सोल्यूशन ऑफ द ओवर पॉपुलेशन, है ना। तो हाउ टू फेस द ओवर पॉपुलेशन या सोल्यूशंस ऑफ द ओवर पॉपुलेशन, क्या वो सारा पैसेज इसी के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं ना। तो जब हमें ये चीज़ बड़े ध्यान से देखनी है कि ऐसा नहीं कि हमारी पहली 2 लाइनों में, मान लो अगर यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन के अलावा जैसे और भी तो बातें हुई हैं ना, यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन के साथ साथ पॉवर्टी की बात हुई है, अंडर नरिशमेंट की बात हुई है, एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है, प्रोग्रेसिव की बात हुई है ना। तो क्या हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ओवर पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है पैराग्राफ है, नहीं ना। तो अब देख माना कि जो मेजर पार्ट है वो ओवर पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, पर सारा तो नहीं। जब टोन पूछी जाती है तो वो सारे पैसेज की पूछी जाती है, आपने इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रख के चलना होता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं फ्रूट ऑफ द व्हाट इज द जर्नल टोन। तो जर्नल टोन सबसे पहले फनी या ह्यूमरस, तो ये तो नहीं है, हमें पता है कोई फनी तो कोई बात हुई नहीं यहाँ पे। अच्छा सोम्ब्रे, सोम्ब्रे का मतलब होता है डार्क में रखना, अंधेरे में रखना, है ना। कोई चीज़ कोई प्रॉपर क्लियर ना होनी। क्या यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ आई जो हमें पता नहीं चल पाई, नहीं ऐसा भी नहीं है। अच्छा डिडक्टिव क्या, डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव होता है इन्फॉर्मेटिव, इन्फॉर्मेशन देने वाला। यस ये पैसेज हमें इन्फॉर्मेशन देता है किसी चीज़ के बारे में, चाहे वो ओवर पॉपुलेशन है चाहे कोई और चीज़ है, इन्फॉर्मेटिव पैसेज है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डिडक्टिक। और ट्रेजिडिक है, नहीं ट्रेजिडी तो इसमें कोई हो ही नहीं है, ट्रेजिक नहीं है। सो राइट आंसर इज थर्ड वन, डिडक्टिक। ओके थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम हमारा, what in the author's view severely affects the economic growth of our country। अब देखो यहाँ पे बात आई कि what in the author's view severely, ज़्यादातर क्या चीज़ है। देखो वैसे तो जब इकोनॉमी की बात आती है, देखो पॉवर्टी है वो भी तो इकोनॉमी को इफेक्ट करती है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं, पर मेन जो क्या चीज़ है जो यहाँ पे इफेक्ट कर रही है हमारी इकोनॉमी ग्रोथ को, तो वहाँ पे हमें एक तो पॉवर्टी की बात हुई। इलिटरेसी, देखो इलिटरेसी तो यहाँ पे कहीं पे ना आया ही नहीं, सारे पैसेज में इलिटरेसी की तो कोई बात ही नहीं हुई। पॉवर्टी की बात हुई थी या फिर ओवर पॉपुलेशन या नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस भी नहीं आना क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे भी बचे, पॉवर्टी है नहीं, ओनली ऑप्शन वी हैव ओवर पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो बात आई है वो है हमारे पास ओवर पॉपुलेशन की। तो यहाँ तक हमारे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए हैं। अब रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चंस है वो अगले पार्ट में देखते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं उनको भी। ओके तो जो लास्ट हमारे 2 क्वेश्चंस बचे हैं, अब देखो मैंने पैराग्राफ डिलीट कर दिया है, क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने पैराग्राफ ऑलरेडी इतने अच्छे से पढ़ लिया है कि अब हमें वो पैराग्राफ चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही अप्रोच को लेके चलना है कि जब आप एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हो ना तो हमने दोबारा उस चीज़ को हमने देखना ही नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ डिलीट कर दिया है ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस उस तरह से चले कि जो हमें एग्जैक्टली जो हमें प्रॉपर जो हमारा माइंड सेट है ना वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलना है हमने। अगर हम बार बार पैराग्राफ देखते रहेंगे ना तो बहुत सारा टाइम वेस्ट करके आ जाएंगे। तो चलो अब देखो 2 जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे, हम उनको देख लेते हैं, फिर इसके आंसर जल्दी जल्दी बता देना।
ओके, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अकॉर्डिंग इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन का जो सबसे बिगेस्ट जो हमारे पास रीजन है वो क्या है, आपने बताना है। तो ऑप्शन जो है हमारे पास वो है अंडर नरिशमेंट, सेकेंड है जी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड है हमारे पास एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, और फोर्थ है हमारे पास पॉवर्टी। अब मोस्ट तो बच्चों को पता चल ही गया होगा कौन सा है। देखो हमने पैसेज नहीं पढ़ा, अब हमने पैसेज, अब मान लो हमने क्या किया, हमने पैसेज, मेरे ख्याल से 15 मिनट हो गए हमें पैसेज पढ़े हुए, है ना। हम 15 मिनट के पहले वाली चीज़ याद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने उसको इतना अच्छे से पढ़ लिया था, इतना समझदारी से पढ़ लिया था कि वो भूल नहीं रहा हमें जब तक हम इस फेज में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, आपने कमेंट करके जल्दी जल्दी बताना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, चलो, इट हैज़ largely diluted the fruits of the remarkable economic progress. Find antonym of underlined word. underlined word क्या है हमारे पास? diluted. dilute करना क्या होता है? अब देखो मोस्ट जो साइंस वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा, diluted का मतलब होता है किसी चीज को वीक कर देना। जैसे मान लो आप, जैसे मिल्क है ना, तो आप मिल्क के अंदर पानी मिला रहे हो, है ना, उसके अंदर पानी मिला के आप क्या करोगे, उसको वीक कर दोगे। जो मिल्क की स्ट्रेंथ होती है ना, जो मिल्क के असल में जो न्यूट्रिशंस हैं, आप उनको वीक कर रहे हो। तो डिल्यूट का मतलब होता है घोल के किसी चीज़ को कम कर देना, ठीक है, ऐड करते रहना, पर उसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, उसे डिल्यूट करना कहते हैं। तो जो इसके ऑप्शन है हमारे पास वो है, पहले है कोल्सेड, सेकेंड है कंपाउंड, फिर है चीपन्ड, और थर्ड है, फोर्थ है हमारे पास कंसोलिडेटेड। अब ये चीज़ है जो थोड़ी सी हमारी वोकैबुलरी बेस है। देखो यहाँ पे मोस्टली जो जैसे कंपाउंड या चीपन्ड है ना, ये दो वर्ड्स तो कॉमन से लग रहे हैं हमें, आपको समझ आ गए होंगे, लेकिन दो वर्ड्स हैं जो टफ है। तो चलो इसके मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, इसके बाद आपने फटाफट मुझे कमेंट करके बता देना है कि इसका आंसर क्या है। पहला जी कुलसेंट। कुलसेंट का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित कर देना किसी चीज़ को, है ना, दो चीज़ों को जोड़ देना, ये होता है। सेकंड आ गया कंपाउंडेड। कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है, जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट करते हो, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो ऊपर के ऊपर फिर चलता रहता है। तीसरा आ गया चीपन्ड। चीप वर्ड से भी बना हुआ वर्ड है चीपन्ड। या चीपन्ड उस पर्सन को भी कहा जाता है जो किसी चीज़ के लिए कह लो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, या जो अपनी ना वो इज्जत से खो दे, रिस्पेक्ट खो देता है, उसको भी चीपन्ड पर्सन है। ये बड़ा चीप पर्सन है, ये उस बंदे को भी कहा जाता है ये बड़ा चीप पर्सन है, ठीक है, जिसकी रिस्पेक्ट सी नहीं होती। तो ये यहाँ से भी लिया जा सकता है ये वर्ड। लास्ट वन आ गया हमारे पास कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेट का मतलब होता है सॉलिड बना देना किसी को, सॉलिड, ठीक है। को यानी कि चीज़ों को रला के, आपने यहाँ से समझना है। को मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को रलाना होता है ना, है ना। तो कंसोलिडेटेड का मतलब होता है दो चीज़ों को रला के उनको सॉलिड बना देना, ठीक। और डिल्यूटेड क्या था, दो चीज़ों को मिला के उसको वीक कर देना, किसी चीज़ के अंदर कोई दूसरी चीज़ मिला के उसको वीक कर देना। तो मुझे नहीं लगता मुझे आंसर बताने की जरूरत भी है, तो जल्दी से जल्दी आप मुझे कमेंट करके बता दो। हाफ मिनट है आपके पास, जल्दी करो, दोनों के कमेंट कर दो और मुझे आंसर्स बताओ तो उसके क्या है। ओके, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। सो डायरेक्ट हम आंसर्स की बात करते हैं। हमें, मुझे नहीं लगता कुछ अब समझाने की बात है यहाँ पे। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है जी हमारे पास पॉवर्टी, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कंसोलिडेटेड। सिंपल सी बात है। तो अब देखो क्या हुआ, हमने एक ही बार पैसेज को पढ़ा, पर इतने अच्छे से पढ़ा कि हमें बार बार पैसेज की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और हमारे जो पांचों क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो एग्जैक्टली हमारे सही हो गए हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक हमारा जो आज का जो कंप्रीहेंशन जो सिलेबस है वो खत्म हो जाता है। कल हम दोबारा फिर एक कंप्रीहेंशन स्टार्ट करेंगे, वो भी सीडीएस का पेपर होगा, या फिर हम एफकैट के पेपर में से या एफकैट के मॉडल पेपर में से हम कोई ना कोई एक आपके लिए कंप्रीहेंशन लेके आएंगे।
टिल देन ओके बाय बाय। लेकिन एक बात, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल वॉरियर जोन सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी वॉरियर जोन को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे जो इस चैनल पे आ रहे हैं उनको पता है कि जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो यही सारी जो क्लासेस हैं वो आपको ऑनलाइन मिलनी शुरू हो जाएंगी। ऑनलाइन का मतलब क्या होगा, आप अपने लाइव डाउट हमारे से वहां पे ले पाओगे, ठीक है, हम आपके पास लाइव वहाँ पे अवेलेबल होंगे, आप हमारे से डाउट ले पाओगे, जो भी आप कहोगे हम वही करवाएंगे। फिर मैंने जैसे कल बात की थी कि हम एक ऑफलाइन क्लास वाला ही माहौल बना के चलेंगे। माना कि हम ऑनलाइन तो होंगे पर जो सारा माहौल होगा, जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, आप डायरेक्ट लाइव हमारे से पूछ पाओगे, तो वो बड़ा मजा आएगा कि एक ऑफलाइन जैसा माहौल होगा और हम उसमें पढ़ते जाएंगे। और साथ ही मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन बेल जो है हमारा उसको ऑन नहीं किया, उसको प्रेस नहीं किया, वो प्रेस करो। साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर किया करो, जैसे अगर आपको लगता है कि हाँ ये कंटेंट हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारे डिफेंस स्टडी के जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो एफकैट है, सीडीएस है या एनडीए है, उसके लिए ये कंटेंट हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करो, ताकि हमारी भी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है कि हाँ हम कुछ अच्छा डिलीवर कर रहे हैं आपको, जो लोगों को पसंद आ रहा है। और इसी चीज़ से फिर हम आगे आशा करते रहेंगे कि हम और भी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू वेरी मच।